गुड आफ्टरनून। आवाज़ बढ़ाइए, थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए। बैठो बेटा बैठो, आज यहाँ शिफ्ट हो गए आप? चलो, बहुत अच्छा है। अब हमें एक एक करके पंजाब को हमने कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब आज उसे आगे समझना है, पंजाब की स्थिति को आगे समझना है और देखना है कि पंजाब में हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले यदि हम बता दें, पंजाब की पूरी स्टोरी को कल हमने बताया था आपको। पंजाब की पूरी स्टोरी को बताया था कि कैसे कैसे राजा रणजीत सिंह के बाद, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह के बाद स्थितियां बनी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद क्या क्या स्थितियां बनी थी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ आप लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे आ गए? कमेंट दिखाओ। तो राजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ कुछ बातें की थी, याद है ना कल? तो आज उसी को आगे समझना है। पहले हमने बताया था गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या स्थिति थी। खालसा पंथ की स्थापना हुई, फिर बंदा बहादुर के बारे में बताया। फिर उसके बाद में बंदा बहादुर के बाद बताया कि कैसे जकारिया खान वहां गए और जकारिया खान को गवर्नर बनाया गया और उसने कपूर सिंह को जमींदारी दी। कपूर सिंह को जमींदारी देने के बाद कपूर सिंह ने दल ए खालसा बनाया। खालसा को उसने क्या बना दिया? दल ए खालसा बना दिया। और इसने बच्चों 1753 में राखी प्रथा शुरू की। क्या प्रथा शुरू की? राखी प्रथा प्रारंभ कर दी। और राखी प्रथा प्रारंभ करने के बाद स्थिति जो है सिखों के पक्ष में होने लगी, यानी सिख जो है बहुत मजबूत होकर उभरने लगे। सिख जो है बहुत मजबूत होकर उभरने लगे। इसके बारे में हमने समझा। साथ में दले खालसा, इसके बाद 12 मिसल में सिख बट गए। 12 मिसलों में सिख बट गए। हमने बताया था मिसल शब्द का अर्थ होता है एक समान। मिसल शब्द का अर्थ होता है एक समान, यानी कि एक समान। कनिंघम ने मिसल को एक समान बताया है। मिसल को एक समान बताया है। एक समान, एक समान मिसल का मतलब है एक समान। एक झंडा, एक नाम, एक निशान बताया था कल। और ये मिसलों को बाद में राजा रणजीत सिंह ने जीत लिया। राजा रणजीत सिंह एक मिसल से संबंधित थे जिसे सुकर चकिया मिसल कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? सुकर चकिया। राजा रणजीत सिंह ने बताया आपको कि राजा रणजीत सिंह ने, सॉरी, राजा रणजीत सिंह ने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1798 में इन्हें राजा की उपाधि दी थी, याद है? किसने? अहमद शाह अब्दाली के बेटे जमन शाह ने। जमन शाह ने। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। अंबाला, फरीदकोट, पटियाला, ये सब क्षेत्र जीते और इसमें मिला लिए। बाद में इन्होंने बच्चों जमन शाह के बेटे शाह सूजा
और दोस्त मोहम्मद, शाहसूजा और दोस्त मोहम्मद, शाहसूजा और दोस्त मोहम्मद के भी पक्ष में स्थिति बनाई। दोस्त मोहम्मद का मतलब है कि दो भाई है, शाहसूजा और दोस्त मोहम्मद ने शाहसूजा को निकाल दिया था, जिसके बाद राजा रणजीत सिंह ने उसे समर्थन दिया और उसे गद्दी पर बैठाया। ये पौत्र है बेटा, ग्रैंडसन है अहमद शाह अब्दाली का, ग्रैंडसन है अहमद शाह अब्दाली का। तो ये स्थिति यहां पर बनकर उभरी। अब इसमें थोड़ा सा क्या स्थिति रही उसे देखिए कि जो दोस्त मोहम्मद है, शाहसूजा ने कोई नूर दिया था, याद है आपको। इसके बाद 1809 तक कहते हैं राजा रणजीत सिंह ने काफी विस्तार किया, जिसके बाद अमृतसर की संधि हुई, अमृतसर की संधि हुई। और अमृतसर की संधि के बाद पूर्व में इसका विस्तार करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि पूर्व में आप सतलज नदी के पूर्व में और उसके दक्षिण में विस्तार आप लोग जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें कल बताई थी। 1818 से 23 के बीच राजा रणजीत सिंह ने पेशावर, मुल्तान और बच्चों कश्मीर को जीत लिया था। पेशावर, मुल्तान और कश्मीर को जीता था और इसको शक्तिशाली बनाने का काम किया, कश्मीर को जीता था। कहा जाता है कि राजा रणजीत सिंह ने प्रशासनिक सुधार भी बहुत बड़े बड़े किए। प्रशासनिक सुधारों का मतलब है कि प्रशासन में बहुत बड़े सुधार इनके द्वारा किए गए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इन्होंने इनके जो सेनापति थे उनका नाम था हरि सिंह नौला। हरि सिंह नौला इनका बच्चों क्या था, इनका सेनापति था। इनका वित्त मंत्री था अजीजुद्दीन इनका वित्त मंत्री था अजीजुद्दीन। और कहा जाता है कि प्रशासनिक सुधार में इन्होंने कारदार पद बनाया था। क्या पद बनाया था, कारदार पद बनाया था। कारदार पद का मतलब होता है एक ऐसा पद, एक जिलाधिकारी जैसा पद था। और इसका मतलब होता था कि ऐसा पद जो कि न्याय का भी काम करेगा, प्रशासन का भी काम करेगा, कर भी वसूलेगा, आंतरिक सुरक्षा भी स्थापित करेगा, न्याय भी कर देगा, सब काम कर देगा। सारी पावर उसको दे दी राजा रणजीत सिंह ने जिले के स्तर पर। उसको कहा गया कारदार। क्या कहा गया, कारदार कहा गया, कारदार कहा गया। तो ये चीजें यहाँ पर कल राजा रणजीत सिंह के बारे में उनके बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने 2 राजधानियां बनाई, है ना। उसके बाद हमने नहीं लिखा, लिखिए उसके आगे लिखना है। राजा रणजीत सिंह ने फ्रांसीसियों की सहायता से, राजा रणजीत सिंह ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक सेना फौज आइन बनाई थी। एक सेना फौज आइन स्थापित की थी। फौज आइन स्थापित की थी। फौज आइन स्थापित की थी। नेक्स्ट, फौज आइन बच्चों कहते हैं इस समय दूसरे नंबर की सेना थी। फौज आइन दूसरे नंबर की सेना थी। विश्व मतलब एशिया में दूसरे नंबर की माना गया। लिखिए, इतिहासकारों ने फौज आइन को एक दूसरे नंबर की सेना, एशिया में दूसरे नंबर की सेना बताया है। एशिया में दूसरे नंबर की सेना बताया है। एशिया में दूसरे नंबर की सेना बताया है।
तो फौज आइन जो है वो एशिया की कैसी थी बच्चों, दूसरे नंबर की सेना थी। और इसे फ्रांसीसियों की मदद से क्या किया गया था, स्थापित करने का काम किया गया था। यानी दो लोगों ने बच्चों सेना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, एक मैसूर और एक राजा रणजीत सिंह। लिखे, राजा रणजीत सिंह के सैन्य मंत्री, राजा रणजीत सिंह के सैन्य मंत्री हरि सिंह नोला, हरि सिंह नोला, सैन्य मंत्री हरि सिंह नोला थे, सैन्य मंत्री हरि सिंह नोला थे, हरि सिंह नोला थे, सैन्य मंत्री हरि सिंह नोला थे। लिखिए, और इनके वित्त मंत्री, और इनके वित्त मंत्री अजीजुद्दीन, और इनके वित्त मंत्री, और इनके वित्त मंत्री अजीजुद्दीन थे, इनके वित्त मंत्री अजीजुद्दीन थे। राजा रणजीत सिंह ने एक कारदार नामक अधिकारी, बच्चों इसी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कारदार, अजीजुद्दीन ने कारदार नामक अधिकारी, सॉरी, राजा रणजीत सिंह ने कारदार नामक अधिकारी नियुक्त किया था। एक कारदार नामक अधिकारी, एक कारदार नामक अधिकारी नियुक्त किया था, जो न्याय प्रशासन पुलिस, जो न्याय प्रशासन पुलिस, जो न्याय प्रशासन पुलिस, न्याय प्रशासन पुलिस, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को देखता था, और आर्थिक गतिविधियों को देखता था। न्याय प्रशासन पुलिस और आर्थिक गतिविधियों को देखता था, सेना और आर्थिक गतिविधियों को देखता था, बस आर्थिक गतिविधियों को देखता था। तो ये बच्चों क्या है, ये राजा रणजीत सिंह का प्रशासन के संबंध में कुछ सुधार है, जिससे पता चलता है कि न केवल एक शक्तिशाली आर्मी का गठन राजा रणजीत सिंह ने किया, बल्कि राजा रणजीत सिंह ने बड़े स्तर पर चीजें स्थापित की। उन्होंने मिसलों को जीता, देखिए यहां पर ये सारा है। एक नए पद का सृजन किया जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, दो राजधानियां लाहौर और अमृतसर। वित्त मंत्री अजीजुद्दीन, दीनानाथ भी इनके वित्त मंत्री थे, दीनानाथ भी इनके एक मंत्री थे जिन्होंने बाद में वित्त मंत्रालय का काम संभाला था, दीनानाथ। मृत्यु हुई 1839 में, मृत्यु कब हुई, 1839 में। लिखिए, राजा रणजीत सिंह की, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई थी। 1839 में हुई थी। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1839 में हुई थी। ये बच्चों, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी कहते हैं, उसके बाद बच्चों राज्य में स्थायी तो नहीं रहा, राज्य अस्थायी हो गया। कहते हैं देखो, कभी भी बड़ा राजा, जब भी बच्चों बड़े राजा, कई आपने देखा होगा, कई राज्य भारत में ऐसे है, जब एक बड़ा राजा जाएगा तो छोटे छोटे राज्य, राजा उसे संभाल नहीं पाएंगे उसके राज्य को। राजा रणजीत सिंह के साथ में भी ऐसी घटना घटी। कहता है जैसे ही राजा रणजीत सिंह की डेथ हुई, वैसे ही उसके उत्तराधिकारियों ने उस संभालने का प्रयास तो किया, लेकिन 5 साल में बेटा, मान 39 से 43, 4 साल ही हुए, 5 हुए भी नहीं, 4 साल में 3 राजा बदल गए, खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। और फिर बच्चों उनका एक अल्प वयस्क सबसे छोटा बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर आया, दिलीप सिंह गद्दी पर आया, और उनकी रानी का नाम था रानी झिंदन। और कहते हैं झिंदन ने इसको संभाला, यानी इसे क्या किया बेटा, संरक्षण देने का काम किया। तब ब्रिटिश, अब 1839 के आसपास, 40-39 में, बल्कि 41-42 तक ये चला, और आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। कहते हैं इसमें अफगानों
ने ब्रिटिशों को पराजित किया और 15,000 से सैनिक ब्रिटिश से ज्यादा ब्रिटिशों के मारे गए। तो ब्रिटिशों के लिए बहुत प्रेस्टीज का विषय था कि भाई हमारी सेना अजेय है ना, उसे तो कोई जीत भी नहीं सकता। और फिर भी हमारे ऊपर अफगानों ने, लेकिन अफगान की स्थिति अलग है बच्चों, अफगानिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां पर कोई भी जीत पाना मुश्किल है। अमेरिका भाग गया वहां से। तालिबान को हराना कितना कठिन काम हुआ? तालिबान को हराना बेटा बहुत कठिन काम हो गया था, क्योंकि तालिबान कैसे हारता? वहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और गुरिल्ला वॉर वाली जैसी पॉलिसी है। तो पहाड़ियों में किसी को ढूंढ कर और उसके खिलाफ अभियान करना, ना वहां तोप काम करेगी, ना वहां ड्रोन काम करेंगे, ना वहां कुछ काम करेंगे। रसिया वहां से भागा। अमेरिका और रसिया के तो टैंक वैंक वहीं पड़े हुए हैं। अब वो तो उसको प्रदर्शनी के तौर पर दिखाते हैं कि देखो ये छोड़कर भाग गए यहीं पर। तो अफगानिस्तान की स्थिति बहुत अलग है, वहां पर जीत पाना संभव नहीं है। मतलब क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां ना बच्चों, हिमालय का एक्सपेंशन वहां भी है, आपने तो पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। तो जो हिमालय का एक्सपेंशन है और बड़ी बड़ी दुर्गम दुर्गम पहाड़ियां है, वहां आप लड़ रहे हैं युद्ध, और वहां आप लड़ रहे हैं युद्ध। आप कितना भी प्रयास करके अब अमेरिका के सैनिक वहां जाएंगे तो अमेरिका के सैनिकों को उन पहाड़ियों का पता ही नहीं है। और ऐसी 1 2 3 पहाड़ियां थोड़ी ना है, सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई पहाड़ियां हैं। करो उसका कैसे करोगे आप कंट्रोल? और दागो वहां पर कैसे गोले दागोगे आप? पूरी पहाड़ियों पर गोले आप दाग पाओगे? कभी नहीं। तो पता चलेगा आप गोले दाग रहे हो और वो वहां है ही नहीं, उन्होंने बना रखे हैं वहां बंकर, और वहां आप कुछ भी डाल दो। अब इतना मूर्ख तो आप पाकिस्तान या ये नहीं होगा बच्चों, अमेरिका नहीं होगा कि वहां हजारों करोड़ की मिसाइलें गिरा दे, क्योंकि उससे तो बच्चों कुछ हासिल होने वाला है नहीं, और पहाड़ी एरिया को नुकसान होगा, उनकी बड़ी आलोचना हो जाएगी उससे। तो इसलिए वहां जीत पाना कठिन काम है। तो कहते हैं ये हार गए बच्चों, बढ़िया हारे ब्रिटिशर्स। और जब ये ठीक ठाक हार गए तब इन्हें समझ में आया कि यदि यार पंजाब से हमारी सेना गुजर जाए और पंजाब हमारे कब्जे में आ जाए तो हम इसको जीत पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और बच्चों इसके लिए उनका प्रयास भी हुआ, इसके लिए उनका प्रयास भी हुआ। तो करते हैं, देखते हैं, आगे बताते हैं। लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट नोट कीजिए। मृत्यु कब हुई? 1839 में। लिखिए, कोई हेडिंग नहीं है बेटा, बस ऐसे ही लिखोगे। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात, अभी कोई हेडिंग नहीं है, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात संतुलन सा बिगड़ गया ऊपर आके, है ना? थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है ना? सेट नहीं हो पा रहा है मामला। टाइम लगेगा अभी, आधा पौना घंटा सेट होने में। हो जाएगा बेटा, है ना? हाँ, सेट तो हो ही जाएगा। लिखो, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अगले 4 सालों में 3 शासक बारी बारी, अगले 4 शासकों में, ये कौन है भाई? अगले 4 वर्षों में 3 शासक बारी बारी गद्दी पर बैठे। ये कौन कह रहा है? एक कह रहा था हाय हाय बेबी। ये हाय बेबी कौन कह रहा है? इसको मेघालय भेजो। 4 वर्ष में 3 शासक गद्दी पर बैठे, बारी बारी गद्दी पर बैठे। लिखो, नंबर 1 खड़ग सिंह, नंबर 2 नोनिहाल सिंह, नंबर 3 शेर सिंह। तीनों के नाम लिखो बेटा। एक बार ये यूपीएससी ने पूछ लिया बेटा, एक बार ये यूपीएससी ने पूछ लिया कि बताओ राजा रणजीत सिंह के बाद जो गद्दी पर बैठे उनका क्रम क्या था, और कंफ्यूज करके 4 क्रम बना दिए। पहले शेर सिंह, फिर नोनिहाल सिंह, फिर खड़ग सिंह। पहले खड़ग सिंह ने, पहले नोनिहाल सिंह, शेर सिंह, पहले खड़ग सिंह, शेर सिंह, नोनिहाल। मतलब समझ गए? 4 अलग अलग ऑप्शन बना डाले इसमें से। यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर, मतलब ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दिए। और अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि पहले कौन थे? खड़ग सिंह। ये वही खड़ग सिंह है जिसके खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। बचपन में खूब सुना होगा ना, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़ग सिंह। अब तो तुम्हें याद हो गया।
पहले तब याद नहीं होता था बचपन में, है ना। बचपन में क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते थे बोलकर, है ना। लिखो तो, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह। और 1843 में, लिखो बेटा अगला पॉइंट, और 1843 में, और 1843 में 3 शासक होगा बेटा। हाँ, अरे उन्हें बता रहे 3 सालों में 4, सॉरी 4 सालों में 3 शासक हो गए। तू उल्टा लिख रहा है बेटा, आप उल्टा लिख रहे हो बेटा। 3 सालों में 4 नहीं है, 4 सालों में 3 है। लिखिए, और 1843 में राजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क बेटा, राजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा। राजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा? दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा। दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा। देखिए, दिलीप सिंह की मां का नाम रानी झिंदन, दिलीप सिंह की मां का नाम रानी झिंदन था। दिलीप सिंह की मां का नाम रानी झिंदन था। रानी झिंदन बेटा लिख देते, रानी झिंदन था। रानी जिंदन भी लिखते हैं, लेकिन झिंदन है असली नाम, रानी झिंदन था। जो दिलीप सिंह की संरक्षिका बन गई, जो दिलीप सिंह की संरक्षिका बन गई, जो दिलीप सिंह की संरक्षिका बन गई। इसी समय ब्रिटिशों की नजर, इसी समय ब्रिटिशों की नजर, ब्रिटिशों की नजर, ब्रिटिशों की नजर पंजाब पर पड़ी। इसी भी समय ब्रिटिशों की नजर पंजाब पर पड़ी और 1845 में उन्होंने पंजाब के आंतरिक मामलों में, और 1845 में उन्होंने 1845 में उन्होंने पंजाब के आर्थिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। अब बच्चों पंजाब का भी नंबर आ गया। आंग्ल सिख युद्ध क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। पंजाब का भी नंबर आ गया। और बच्चों जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसका समय है 1845 से 46। हेडिंग लगाओ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 एडी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। बच्चों इस समय कहते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन थे बेटा? लॉर्ड हॉर्डिंग। 2 हॉर्डिंग आए बेटा, एक तो इस टाइम पे थे और एक आएंगे आपको मिलेंगे 1911-12 में। हॉर्डिंग जब मिंटो थे ना, हॉर्डिंग बम कांड सुना है? बस वो हॉर्डिंग भी थे। मिंटो भी 2 आए, हॉर्डिंग भी 2 आए। कई सारे नाम के, 2 नाम के मतलब एक ही नाम के 2-2 गवर्नर जनरल आए हैं। कई बार ऐसा हुआ है ना, हम आपको बता भी देंगे। तो कहते हैं इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, और उन्होंने प्लान बनाया बच्चों कि कैसे भी करके पंजाब को जीता जाए। किसको जीता जाए? पंजाब को जीता जाए। और इस समय भारत के प्रधान सेनापति का नाम था लॉर्ड गफ। क्या नाम था? लॉर्ड गफ। ब्रिटिश ने लाल सिंह को, मुदकी नामक, लाल सिंह बच्चों यहां का बहुत बड़ा सिख सेनापति था। क्या था? सिख सेनापति था और राज्य का वजीर भी था।
सिख सेनापति था, राज्य का वजीर था। तो कहते हैं पंजाब में एक जगह है बच्चों मुदकी, वहां पर दोनों की भिड़ंत हुई और ब्रिटिशों ने मुदकी में लाल सिंह को हरा दिया। सिख बच्चों फिरोज शाह, ओलीवाल और सोवराव में हार गए, यानी कई झड़पों में हारे हुए। जैसे ये छोटी छोटी जगह है वहां की, सोवरार, ओलीवाल, सोवराव, फिरोज शाह, इन सब जगहों पर वे हार गए। और कहते हैं जब वे इन सब जगह पर हारे तो उन्हें एक संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। इस संधि का नाम था मेरे प्यारे बच्चों लाहौर की संधि। क्या कहते हैं? लाहौर की संधि। ये 8 मार्च 1946 में सिग्नेचर हुई। 8 मार्च 1846 में हुई। कब बोल दिया था? दिमाग कम काम कर रहा है। देखो सतलज के, इसमें बेटा क्या कहा गया? इसमें कहा गया सतलज के दक्षिणी भागों को ब्रिटिशों को दे दिया जाए। यानी जो सतलज नदी ने कल बताया था बेटा बना के आपको, कि जैसे जो सतलज नदी है बच्चों, यहाँ के जो दक्षिण वाले भाग है, यानी ये वाले भाग है, ये दे दिए गए थे। दूसरा 1.5 करोड़ का, ये तो ब्रिटिशों की अदा है, युद्ध हार जाना तो वे जरूर थोपेंगे। उसके 2 तरीके होते थे, एक तो उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती थी, पैसे का जो एक उनकी चाह होती थी वो हो जाती थी, और एक बेटा एक काम उनका और हो जाता था, राज्य बहुत कमजोर हो जाता था, उसके लिए सरवाइव करना आगे मुश्किल रह जाता था। तो दोनों काम हो जाते थे। 1.5 करोड़ रुपया युद्ध हर जाने के रूप में था। सिख सेना को घटा दिया गया, अब लड़ो तुम युद्ध। 12,000 से 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार, जो लाखों की सेना थी उसे काट कर, यानी उसे कम करके 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार तक सीमित कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट को कहां नियुक्त किया गया? लाहौर में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये घटना घटी और परिणाम स्वरूप दिलीप सिंह महाराजा और रानी झिंदन बच्चों संरक्षिका बनाई। बदले में क्या दिया? दिलीप सिंह को कहा कि दिलीप सिंह अब आप राजा होंगे, हम आपको राजा बना देंगे, और रानी झिंदन आप संरक्षिका होगी और बच्चे का ध्यान रखो, ठीक से शासन करो। ठीक है, और लाल सिंह को वजीर बना दिया, वही लाल सिंह। तो तीनों ये हो गया। और कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया 75 लाख में। कितने में? 75 लाख में। यही गुलाब सिंह बाद में बच्चों जो हरी सिंह से कनेक्ट होता है ना, जो कंट्रोवर्सी अभी बन गई हाल ही में, है ना। सर ने हरी सिंह के बारे में तो ठीक ही बोला, है ना, लेकिन कंट्रोवर्सी बन गई, है ना। तो बन जाती है कई बार कंट्रोवर्सी बच्चों। अब सर की तो आदत है ना, स्पष्ट बोलते हैं बिल्कुल अभी खान सर, है ना, बहुत स्पष्टवादी है ना। और स्पष्टवादी जो होते हैं ना बच्चों, वे चूंकि सत्य बोलते हैं, और जब सत्य बोलते हैं तो फिर चुभता भी है। हाँ, मामला थोड़ा जोर भी पकड़ लेता है, बट वो कोई नहीं, वो ऐसा तो होता रहता है ना। हाँ हाँ, देखो देखो, पॉपुलर आप जब, हमने शायद आपको पहले बताया था, जब बच्चों आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत क्षेत्र में कुछ कुछ नया करते हैं, तो फिर लोगों को लोग आपकी आलोचना करना शुरू करते हैं। यदि किसी भी सफल व्यक्ति की आलोचना नहीं हो रही है तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। आलोचना लोग करते हैं, जरूरी है उसको। बहुत सारे लोग तो विरोधी होते हैं ना बेटा, है ना। बहुत सारे लोग समर्थक होते हैं, बहुत विरोधी भी होते हैं, सही बात को भी जो गलत बताने लगते हैं। तो विरोधी तो ऐसा करेंगे, है ना। तो ये बच्चों पूरा रहा। लिखिए लाहौर की संधि। आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस समय, हाँ हाँ लिखो लिखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। बार बार हमारे चश्मे पर भी कुछ कुछ आ जा रहा है, बताओ भाई, टिश्यू पेपर मंगवाओ। लिखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में प्रारंभ हुआ, या 1845-46 में लड़ा गया। इस समय एक ही बात है, इस समय 45 में 46 हुआ, 45 में शुरू हुआ, 46 में खत्म हो गया। देखिए, इस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल
इस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल इस समय, ये देखो ये लड़ रहे हैं आपस में। नहीं अब क्या करोगे, अभी लड़ रामलाल सब लड़ते हैं। लिखो, इस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे और प्रधान सेनापति, बेटा जो प्रधान सेनापति थे वो थे लॉर्ड गफ, और प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ थे, और प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ थे। ब्रिटिशों ने पहले संघर्ष में ब्रिटिशों ने पहले संघर्ष में लाल सिंह को, सिख नेता लाल सिंह को मुदकी नामक स्थान पर पराजित किया। सिख नेता लाल सिंह को मुदकी नामक स्थान पर पराजित किया। मुदकी नामक स्थान पर पराजित किया। उसके बाद सिखों को फिरोज शाह ओलीवाल व सोमराव में उसके बाद सिखों को फिरोज शाह ओलीवाल और सोमराव में पराजित किया गया। फिरोज शाह ओलीवाल और सोमराव में पराजित किया गया, और सोमराव में पराजित किया गया। ब्रिटिशों, इसके बाद सिखों को फिरोज शाह, ओलीवाल और सोमराव में पराजित किया गया। 3 जगह बेटा लिखी तो हुई है, फिरोज शाह, ओलीवाल और सोमराव में पराजित किया गया। लिखिए, इसके पश्चात सिख ब्रिटिशों के साथ एक संधि करने पर, सिख ब्रिटिशों के साथ एक संधि करने पर विवश हो गए। सिख ब्रिटिशों के साथ एक संधि करने पर विवश हो गए। इसी संधि को लाहौर की संधि कहा गया। इसी संधि को लाहौर की संधि कहा गया। लिखे हेडिंग, लाहौर की संधि। हेडिंग लगाइए लाहौर की संधि। हेडिंग लगाइए लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846। 8 मार्च 1846। 8 मार्च 1846। लिखिए बेटा, इस संधि के अनुसार पहला पॉइंट हाइफन देके नंबर 1, सतलज के दक्षिणी भाग को ब्रिटिशों को दे दिया गया। सतलज के दक्षिणी भाग को ब्रिटिशों को दे दिया गया। सिखों ने ब्रिटिशों को 1.5 करोड़ रुपए, युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। सिखों ने ब्रिटिशों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। सिख सेना को कम करके या सिख सेना में कटौती करके, सिख सेना में कटौती करके सिख सेना में कटौती करके 20,000 पैदल सेना
और 12,000 घुड़सवारों तक, और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया, और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया। एक ब्रिटिश रेजिडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में, एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर के दरबार में, एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर के दरबार में नियुक्त कर दिया गया। एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर के दरबार में, लाहौर के दरबार में नियुक्त कर दिया गया। बदले में ब्रिटिशों ने, बदले में ब्रिटिशों ने, बदले में ब्रिटिशों ने, बदले में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को महाराजा, बदले में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को महाराजा, दिलीप सिंह को महाराजा और रानी झिंदन को संरक्षिका स्वीकार किया, और रानी झिंदन को संरक्षिका स्वीकार किया, संरक्षिका स्वीकार किया, संरक्षिका स्वीकार किया, स्वीकार किया। और ब्रिटिश सेनापति लाल सिंह को, और सिख सेनापति, सॉरी बच्चों, और सिख सेनापति लाल सिंह को राज्य का वजीर, राज्य का वजीर घोषित किया गया, और लाल सिंह को राज्य का वजीर घोषित किया गया। ब्रिटिशों ने कश्मीर को भी छीनकर, ब्रिटिशों ने कश्मीर को भी छीनकर, ब्रिटिशों ने कश्मीर को भी छीनकर उसे 75 लाख रुपए में, उसे 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया, और उसे 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया, गुलाब सिंह को बेच दिया। बच्चों लेकिन ये शांति बहुत दिनों तक सीमित रह नहीं पाई, कहते हैं शांति नहीं बन पाई है। जब शांति नहीं रही तो कहते हैं बहुत सारे ब्रिटिश नेताओं, सिख नेताओं ने बच्चों, सिख कमांडरों ने, सिख लड़ाकों ने, सिख गवर्नरों ने मुल्तान मतलब अलग अलग जगहों पर विद्रोह कर दिया। इन्होंने इस संधि में पाया कि यार हम तो ठगे गए। राज्य किसी के भी हाथ से एकदम से जाता है बच्चों तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य किसी के हाथ से भी एकदम से निकल जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कहते हैं सिख भी बच्चों इसी बात से परेशान थे कि राज्य एकदम से हाथ से निकल गया था, तो अब सहायक संधि जैसी स्थिति लागू हो गई थी, यानी आपके सारे अधिकार छीनकर आपकी सेना कम कर दी गई, आपका ब्रिटिश रेजिडेंट आपके लाहौर दरबार में नियुक्त कर दिया गया, 1.5 करोड़ रुपए आपको देने पड़े और सारी चीजें हो गई। तो अब ये परेशान हो रहे हैं बच्चों, वे परेशान होकर इन्होंने विद्रोह कर दिया और ब्रिटिशों ने फिर इन्हें छोटे मोटे संघर्ष में हराकर फिर एक संधि की टेबल पर बैठाया और शक्ति को और कम कर दिया। रानी झिंदन को माना गया कि ये, रानी झिंदन को माना गया कि ये इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार है और रानी झिंदन को कहा गया अब तुम पेंशन लेकर अलग हट जाओ, तुम्हें पेंशन देते हैं और तुम अलग हो जाओ। और 8 सिखों की एक परिषद बनाई जो दिलीप सिंह के ऊपर बैठकर काम करेगी। लाहौर में ब्रिटिश सेना को निश्चित कर दिया, अब लाहौर में ही ब्रिटिश सेना रहेगी, अब विद्रोह करोगे तो भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह काम कर दिया गया, लाहौर में ब्रिटिश सेना। और बच्चों ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लाहौर लॉरेंस को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट किसको नियुक्त किया गया? हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया। हेनरी लॉरेंस वहां पर दरबार में आ गए, तो यानी और ज्यादा दिक्कत हो गई अब तो। और कहते हैं भैरोवाल की संधि के बाद तो स्थिति बच्चों बहुत खराब हुई और बाद में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की स्थिति बन गई। 48-49 में
कहते हैं मूलराज, शेर सिंह, छतर सिंह, इन सब ने मिलकर विद्रोह कर दिया। मूलराज जो मुल्तान का गवर्नर था उसने विद्रोह बोल दिया। और बच्चों एक भयंकर युद्ध हुआ, चिलियानवाला का युद्ध, जिसमें लॉर्ड गफ, वही कमांडर बच्चों जो पहले सिख युद्ध में भेजा गया था, उसको भेजा गया, लेकिन गफ हार गया। हारा भी नहीं, जीता भी नहीं, कुल मिलाकर अनिर्णित रहा। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जब तक भारत आ चुके थे, डलहौजी ने कहा भाई गफ भाई साहब तुम हटो, और उसने नया कमांडर चुना, चार्ल्स नेपियर। क्या नाम था? चार्ल्स नेपियर। और चार्ल्स नेपियर को कहा कि देखो भाई मुझे पंजाब चाहिए, और वो भी फुल अतिक्रमण के साथ, फुल अतिक्रमण के साथ। तो बच्चों चार्ल्स नेपियर ने गुजरात या तोपों के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिखों को पराजित कर दिया। सिखों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और सिख पराजित होने के बाद 30 मार्च 1849 में कहते हमेशा के लिए चार्ल्स नेपियर ने पंजाब को हड़प लिया और दिलीप सिंह को बच्चों लंदन भेज दिया, पेंशन देकर 5 लाख रुपए सालाना। रानी जिंदन को भी भेजा, दिलीप सिंह को भेजा। दिलीप सिंह तो अभी बच्चा ही था बच्चों, 18-19 साल का ही था, वह कम ही था बल्कि। उसको ब्रिटिशों ने कहा जाओ भाई तुम पढ़ो लिखो यार, IAS बनो, यहाँ मतलब क्या तुम राजा बनने के चक्कर में लगे हुए हो, ये हम बन जाएंगे राजा तो। और इन्हें भेज दिया गया। इस दिलीप सिंह को बच्चों वहां पर पढ़ाई लिखाई की इसने। और ये दिलीप ट्रॉफी आपने सुना है क्रिकेट में, इसी के नाम पर है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। और आपने एक क्रिकेटर थे अजय जडेजा, एक क्रिकेटर थे अजय जडेजा। अजय जडेजा है अभी भी, बट अब तो रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। मतलब हम थे का मतलब हमने ये कहा कि थे का हमने मतलब ये कहा हमने कि वो थे का मतलब ये है कि भाई खेलते थे अच्छा, बहुत अच्छा खेलते थे। वो दिलीप सिंह के वंशज है। और ये दिलीप सिंह बच्चों वहां जाकर पूरा एकदम ब्रिटिशों के ताने बाने में घुल मिल गए। और इन्होंने वहां पर जाकर बेटा, वहां पर जाकर इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? ईसाई धर्म अपना लिया इन्होंने वहां जाकर। और ईसाई धर्म अपनाया। बाद में बच्चों एक बार ये पंजाब घूमने आए। तो पंजाब घूमने आए तो पंजाब में आकर इन्हें बताया गया कि भाई देखो ये तुम्हारी विरासत है, ये तुम्हारी विरासत है, और इसमें तो आप बन गए ईसाई, आपने सब छोड़ दिया। आपके पिताजी राजा रणजीत सिंह इतने महान व्यक्ति, आपका धर्म इतना महान। तो बच्चों इन्हें बड़ी ग्लानि हुई और ये फिर से सिख बन गए। एक फिल्म भी इन पर आई हुई है, डार्क प्रिंस, है ना, एक फिल्म इन पर बनी है दिलीप सिंह पर, डार्क प्रिंस बच्चों करके। तो बड़ी अच्छी वो मूवी है, उसके बारे में, उस मूवी में इनके बारे में दिखाया गया है। तो अजय जडेजा के बारे में हम बता रहे थे अभी बच्चों। एक प्रसिद्ध शिक्षक ने, अभी हम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे और उन्होंने सचिन तेंदुलकर पर बड़ी अजीब सी टिप्पणी कर दी कि सचिन तेंदुलकर एकमात्र स्वार्थी क्रिकेटर है। ये मतलब बड़ी अजीब बात हो जाती है जब कोई ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की बात कहते हैं। सचिन तेंदुलकर का योगदान भारतीय क्रिकेट में बच्चों हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका जितना महान योगदान क्रिकेट में है, उससे कहीं ज्यादा महान योगदान उनका अपने आचरण को लेकर है। अरे आपका आचरण भी समाज को योगदान देता है, आपका आचरण भी तो समाज को योगदान देता है। और आप भारत रत्न हैं और उसकी मर्यादा को पूरा करते हैं। आप इतने बड़े सार्वजनिक जीवन में रहे, आप पब्लिक लाइफ में रहे, लेकिन आपसे एक भी कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी। और आपने अपने कर्म के प्रति आप महान थे, अपने कर्म के प्रति आप महान थे। फिर तो हर कर्म करने वाले व्यक्ति को सेल्फिश कहा जाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपने कर्म पर ध्यान दिया। और हम आपको नॉलेज के लिए बता दें कि सचिन तेंदुलकर काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने गांव वगैरह भी गोद ले रखे हैं और उन्होंने काफी फाउंडेशन उनके चलते हैं। तो समाज का योगदान, समाज को योगदान क्या चाहिए आपको? समाज को भी उन्होंने योगदान दिया होगा। क्या भारत सरकार की आंख मूंदी हुई है कि उन्हें इतने बड़े बड़े अवार्ड, भारत रत्न जैसे अवार्ड दे दिए? और क्या कोई एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर के पूरे जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? लेकिन याद रखना, गांधी जी पर क्वेश्चन मार्क वही लगाते हैं दोस्तों जो गांधी जी की
गांधी जी के अंश मात्र भी नहीं है, जो गांधी जी के आचरण को जी भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर जैसे महान व्यक्तित्व, जिन्होंने क्रिकेट को अपना जीवन समर्पित कर दिया, राष्ट्र को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आपको एक कहानी उनके बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनना। उनके पिता की मृत्यु हुई 1999 में, 1999 में उनके पिता की मृत्यु हुई, और विश्व कप चल रहा था, और वे वहां से आए और विश्व कप में अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद बहुत कम दिन यहां पर रुके और वापस जाकर क्रिकेट खेला और जाकर सेंचुरी लगाई और ये बताया कि हम अभी वापस फिर से आ चुके हैं, और उन्हें मैच जिताए। तो यानी कुल मिलाकर उनके योगदान को और उनकी पहचान सिर्फ एक व्यक्ति की मोहताज नहीं है। उनकी पहचान ये है कि बड़े बड़े क्रिकेटर, चाहे विवियन रिचर्ड्स हो, मैकडोनाल्ड हो, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर क्यों ना हो, उन सब ने उनकी तारीफ की है। उन्हें गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा है, यानी गॉड ऑफ द क्रिकेट, भगवान कहा है क्रिकेट का। बच्चों, विवियन रिचर्ड्स ने और कई सारे क्रिकेटरों ने तो ये कहा कि यदि मेरे घर में चोरी करनी हो चोरों को, तो तब आ जाना जब मैं सचिन का मैच देख रहा हूँगा, तो आप आराम से चोरी करके जा सकते हो। और ये तक कहा गया कि यदि जब भी मैं सचिन को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान को क्रिकेट, यदि भगवान जमीन पर आकर क्रिकेट खेलता तो ऐसे ही खेलता। अरे क्या योगदान चाहिए भाई, फिर तो शंकराचार्य का कोई योगदान नहीं है, फिर तो कबीरदास का कोई योगदान नहीं है, फिर तो कर्म करने वाले हर व्यक्ति का योगदान नहीं है, फिर तो महात्मा गांधी का योगदान नहीं है, उन्होंने भी तो कर्म किया। अद्भुत योगदान है, अद्भुत योगदान है। लिखे, लिखो बेटा लिखो, मतलब समझ पाए? हाँ हाँ लिखो लिखो, लिखो बेटा लिखो। क्या लिखा बाबू? भैरोवाल की संधि। लिखिए, लाहौर की संधि के पश्चात, भैरोवाल की संधि लिखा ना, हेडिंग लगाओ भैरोवाल की संधि, इसी में लिखवा देंगे। दूसरी संधि साथ साथ लिखो, एक पॉइंट इसी में लिखवा देंगे, ठीक। लिखिए, लाहौर की संधि के पश्चात, हाँ हाँ हम ठीक लिखवा रहे, अब लिखो। लाहौर की संधि के पश्चात अधिक दिनों तक सिखों और ब्रिटिशों के बीच, अधिक दिनों तक ब्रिटिशों और सिखों के बीच शांति स्थापित नहीं रह पाई, शांति स्थापित नहीं रह पाई, और सिखों के नेताओं ने कुछ स्थानों पर विद्रोह किए, कुछ स्थानों पर विद्रोह किए, और सिखों के कुछ नेताओं ने कुछ स्थानों पर, सिखों के कुछ नेताओं ने कुछ स्थानों पर विद्रोह किए, विद्रोह किए, विद्रोह किए। परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने इन विद्रोह को दबाते हुए, परिणाम स्वरूप इन विद्रोहों को दबाते हुए ब्रिटिशों ने सिखों को भैरोवाल की संधि के लिए विवश कर दिया, भैरोवाल की संधि के लिए विवश कर दिया। और भारत रत्न के खिलाफ तो बच्चों वैसे भी नहीं बोला जाना चाहिए, ये गरिमा है, ये गरिमा है। भारत रत्न के खिलाफ, भारत रत्न बच्चों बहुत बड़ी बात है ना, आप ऐसे ही आलोचना नहीं कर सकते भारत रत्न की, उसकी बहुत
ये बहुत गलत है, उसकी आलोचना करना। ठीक है, तो विवश कर दिया। अच्छा, जब आप बन जाओगे बच्चों डीएम, तो आप जब डीएम, अरे बोलते हो, जब डीएम बन जाओगे आप, तो डीएम बनने के बाद बेटा आप अपना कार्य ईमानदारी से करोगे। अपने जिले में आप शिक्षा का स्तर बढ़ाओगे, आप नियमित करोगे सब लोगों को किस टाइम पर ऑफिस पहुंचे, आप विकास के काम करोगे, गरीबों तक योजना पहुंचाओगे। अरे यही तो तुम्हारा कर्म है, और यही तुम्हारा योगदान समाज को। यस और नहीं, यस और नो बच्चों। हाँ, तब योगदान नहीं होता जब आप रिश्वत लेकर काम ना करो, फिर योगदान नहीं। तो बच्चों भैरोवाल की संधि के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया। फिर से बोलना था बेटा, सिखों को पराजित करते हुए, पराजित करके ब्रिटिशों ने उन्हें भैरोवाल की संधि के लिए विवश किया। भैरोवाल की संधि के लिए विवश किया। इस संधि के अनुसार रानी झिंदन को, इस संधि के अनुसार, हाइफन देके नंबर 1 लिखोगे या ऐसे लिख लो, इस संधि के अनुसार रानी झिंदन को संरक्षिका के पद से हटाकर संरक्षिका के पद से हटाकर उन्हें 48,000 की पेंशन देकर उन्हें 48,000 की पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्त कर दिया गया। ब्रिटिशों ने 8 सिखों की एक परिषद, ब्रिटिशों ने 8 सिखों की एक परिषद का निर्माण किया। ब्रिटिशों ने 8 सिखों की एक परिषद का निर्माण किया। परिषद का निर्माण किया जो दिलीप सिंह के संरक्षक के रूप में कार्य करेगी, जो दिलीप सिंह के संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। लाहौर में, नेक्स्ट, लाहौर में ब्रिटिश सेना का प्रवास, लाहौर में ब्रिटिश सेना का प्रवास निश्चित कर दिया गया। लाहौर में ब्रिटिश सेना का प्रवास निश्चित कर दिया गया। लाहौर में ब्रिटिश सेना का प्रवास निश्चित कर दिया गया और दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट, और दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। और दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट, दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को, ऐसे लिखो बेटा, और दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को नियुक्त कर दिया गया। दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को क्या कर दिया गया बेटा, नियुक्त कर दिया गया। तो बेटा ये भैरोवाल की संधि है जो दिसंबर में हुई 1846 में, वो मार्च में हुई थी, ये दिसंबर में हुई। इसके बाद बच्चों फिर शांति स्थापित नहीं हुई और फिर युद्ध होने शुरू हो गए 48-49 में। अब की बार और बड़े युद्ध हो गए। मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने और शेर सिंह ने, कई सारे लोगों ने बेटा विद्रोह कर दिए। ब्रिटिशों को गुस्सा आया। लॉर्ड डलहौजी तब तक आ चुके थे 48 में। लिखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, हेडिंग लगाइए, लास्ट हेडिंग लगाइए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध।
ठीक है बेटा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, लिखो बेटा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान के सिख गवर्नर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान के सिख गवर्नर मुल्तान के सिख गवर्नर मूलराज ने तात्कालिक कारण मुल्तान के सिख गवर्नर का विद्रोह था। मुल्तान के सिख गवर्नर का विद्रोह था। तात्कालिक कारण मुल्तान के सिख गवर्नर मूलराज का विद्रोह था। मूलराज का कमेंट पढ़ने लगे थे बेटा, तो भूल जाते हैं फिर कि क्या लिखवाया था। लिखिए 1848 में, फिर से बोले बेटा, देखो नहीं तो फिर अलग बोल देंगे कुछ। अच्छा, आपको ये अलग बोलने वाला कंसेप्ट शायद पता नहीं है, ये क्यों होता है ना। हाँ सुनो पहले मेरी बात। होता क्या है बेटा, जब जब जैसे हमने एक सेंटेंस बोल दिया तो हमने उसे दिमाग में फॉर्म किया, बोल दिया, वो हमारे पास रटा हुआ नहीं है, हमने लैंग्वेज बनाई, बोल दिया। अब उसकी लैंग्वेज हम तुम फिर से बनाने के लिए कहोगे तो फिर हम दूसरी लैंग्वेज बना देंगे, क्योंकि रटा हुआ तो है नहीं, तो दूसरी लैंग्वेज बना देंगे। अच्छा, और जो बोलकर हम निकल गए, कई बार हम रिपीट करने के लिए मना करते हैं, तो तुम लोग सोचते हो कि सर रिपीट करने के लिए मना क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि रिपीट फिर से उसे उसी तरीके से नहीं बोल पाएंगे, भाषा चेंज हो जाएगा, और तब तक दिमाग दूसरा सेंटेंस फॉर्म करने लगता है। हमारा दिमाग दूसरा सेंटेंस फॉर्म कर रहा होता है और उसको बोलता है फिर आप। तो ये रीजन होता है। तुम तो हंस देते हो बस। हाँ तो अब लिखो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान के सिख गवर्नर, मुल्तान के सिख गवर्नर मूलराज का विद्रोह था। लिखिए 1848 में, अगला पॉइंट 1848 में, बेटा काट के लिख लो, 1848 में, फिर बदल जाएगी लैंग्वेज। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आए। इस समय भी ब्रिटिश सैन्य कमांडर या ब्रिटिश प्रधान सेनापति, एक ही बात है, इस समय भी ब्रिटिश प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ ही थे। इस समय भी ब्रिटिश प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ ही थे। अठारह सौ अड़तालीस में चिलियानवाला, नाम सुनना बेटा, वहां पे एक जगह है चिलियानवाला, चिलियानवाला, 1848 में चिलियानवाला का युद्ध लॉर्ड गफ और सिख सेना के मध्य हुआ। लॉर्ड गफ और सिख सेना के मध्य हुआ। 1848 में चिलियानवाला का युद्ध लॉर्ड गफ और सिख सेना के बीच हुआ। यह युद्ध अनिर्णित रहा। इस युद्ध का बच्चों कोई निर्णय निकला? कोई निर्णय नहीं निकला। यह युद्ध अनिर्णित रहा। हाँ, हारा भी नहीं, जीता भी नहीं, लेकिन लिखे ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने, यह युद्ध अनिर्णित रहा, अनिर्णित रहा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने या डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया।
डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया और 1849 में प्रधान सेनापति, चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया और 1849 में गुजरात या तोपों का युद्ध लड़ा गया और 1849 में गुजरात या तोपों का युद्ध लड़ा गया, जिसमें चार्ल्स नेपियर ने सिख सेना को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। और 30 मार्च 1849 में चार्ल्स नेपियर ने 30 मार्च 1849 में चार्ल्स नेपियर ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। पंजाब भी साफ बच्चों, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया और दिलीप सिंह और रानी झिंदन को 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर लंदन भेज दिया। तो बच्चों ये था सिखों का अपना जो है एक, बच्चों पंजाब राज्य कैसे तो बना पहले देखो, और फिर कैसे वह ब्रिटिश साम्राज्य में पूरे तरीके से मिला लिया गया। इसकी ये पूरी कहानी थी। पहला आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, ये याद रखना है आपको, और राजा रणजीत सिंह के कुछ कामों को याद रखना है। क्वेश्चन आएगा पंजाब से, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, पंजाब से वो क्वेश्चन पूछता है ना, 2 4 10 क्वेश्चन पूछे है उसने, है ना। तो पंजाब से, और बीपीएससी की खास आदत है, हाँ बीपीएससी की खास आदत ये है कि जिस टॉपिक से पूछता है उस टॉपिक को ही पूछता है, फिर वो ज्यादा वो इधर उधर नहीं करता है, तो इस चीज का ध्यान देंगे। लिखिए आंग्ल सिख युद्धों के परिणाम क्या हुए बेटा, 4 पॉइंट और लिख लोगे इनके, आंग्ल सिख युद्धों के परिणाम। अच्छा बच्चों देखो, सिखों की किस्मत कैसे जागी, या सॉरी ब्रिटिशों की किस्मत कैसे अच्छी हुई सिखों को हराने के बाद। कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने सिखों को अपनी सेना में, अब सिख हो गए बेरोजगार क्योंकि राज्य तो गया, तो बेरोजगार हो गए, तो उन्हें रोजगार कौन देगा, तो उन्हें ब्रिटिश सेना में रोजगार दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे कि सिख तो बहुत लड़ाके हैं और बहुत अच्छे हैं, वे अपने राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित थे, तो उन्होंने इसका फायदा। 1857 की क्रांति में सिखों ने ब्रिटिशों की तरफ से क्रांति को दबाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो कहां से चीजें बिगड़ी। लिखिए आंग्ल सिख युद्धों के परिणाम बच्चों क्या हुए। लिखिए ब्रिटिशों ने पंजाब को जीत लिया, पहला परिणाम तो यही हुआ, ब्रिटिशों ने पंजाब को जीत लिया, पहला परिणाम ब्रिटिशों ने पंजाब को जीत लिया। दूसरा परिणाम सिख ब्रिटिश सेना में भर्ती होने लगे, सिख ब्रिटिश सेना में भर्ती होने लगे। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में सिखों ने 1857 की क्रांति में सिखों ने ब्रिटिशों की ओर से 1857 की क्रांति में
सिखों ने ब्रिटिशों की ओर से विद्रोह के दमन में भूमिका निभाई। पंजाब के अधिग्रहण के पश्चात, लास्ट लिखो बेटा, पंजाब के अधिग्रहण के पश्चात सिख राज्य, पंजाब के अधिग्रहण के पश्चात सिख राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। सिख राज्य चरमोत्कर्ष यानी पीक पर पहुंचा बच्चों। सिख नहीं, ब्रिटिश राज्य। भावनाओं को समझो। ब्रिटिश राज्य लिखा हुआ है बेटा इस पे, इतना भी क्या परेशान हो जाते हो। लिखो, ब्रिटिश राज्य चरम पर पहुंच गया। क्योंकि बच्चों अब जीतने के लिए कुछ बचा? ये बताओ, बंगाल जीत लिया? देखो अभी याद दिलाते हैं। बंगाल जीत लिया, अवध जीत लिया, अवध जीत लिया, मराठा जीत लिए, मैसूर जीत लिया, पंजाब जीत लिया। सब किसके कब्जे में हैं? जाट राज्य भी, राजपूत राज्य भी, सब उनके अधीन आ गए। उनको जीता नहीं प्रत्यक्ष रूप से, उन्हें मिला लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो यहां पर कुल मिलाकर, अब बच्चों एक बहुत शानदार टॉपिक है कि ये जो सारे राज्य जीते, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार, या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां बच्चों। अब हमें यह देखना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ और भारत में ब्रिटिशों ने अपना साम्राज्य विस्तार किन किन नीतियों के तहत चला। जाहिर सी बात है बच्चों, हर समय एक जैसी नीति का अनुपालन नहीं हो पाया होगा, एक जैसी नीति लागू नहीं हो पाई होगी। तो फिर नीति कैसे लागू हुई, इसे हमें समझना है। जैसे बच्चों, पहली नीति जो थी, प्रथम नीति जो ब्रिटिशों ने चलाई, उसका नाम था सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति, इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। क्या कहते हैं बेटा? अहस्तक्षेप की नीति भी इसको कहते हैं। ओब्लिक करके इसी का नाम है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति, अलगाववाद की नीति, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम एक ही होगा बेटा, वो होगा पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन या पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, सापेक्ष पृथकतावाद की नीति बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे बेटा? सापेक्ष पृथकतावाद की नीति इसे बोलेंगे। इस नीति का कार्य रहा बच्चों 17 प्रारंभ से कहो आप, प्रारंभ जब ब्रिटिश आए, प्रारंभ से 1740 तक ये नीति चली। हम कल भी आपको बता रहे थे थोड़ा सा इसके बारे में। अब इस नीति में क्या किया, बहुत आसान शब्दों में समझो, 1 मिनट में। ब्रिटिशों ने कहा कि हम किसी भी राज्य की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या कहा बेटा? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसका नाम हो गया अहस्तक्षेप की नीति, क्योंकि हस्तक्षेप करेंगे। दूसरा बेटा, समानता की नीति। समानता की नीति, समानता की नीति, इसे कहेंगे बेटा पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी। इसे कहेंगे बेटा पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी। पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की नीति। इसका समय होगा बेटा 1740 से लेकर 65 एडी तक का। 65 एडी तक ये नीति रही, यानी समानता की नीति रही। ठीक है, इसको बना सकते हो ऐसे, है ना। तीसरी नीति है
पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, रिंग फेंस की नीति या घेरे की नीति, इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों घेरे की नीति। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं इंग्लिश में पॉलिसी, इंग्लिश जरूर लिखना, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यानी घेरे की नीति। और इसका समय है 1765 से लेकर 1765 से लेकर इसका समय है, और ये 1798 तक रही। उसके बाद बच्चों एक नीति आई सब्सिडियरी अलायंस, याद तो नाम तो सुना होगा आपने, सहायक संधि का नाम सुना है बेटा? एक नीति बनी बेटा सहायक संधि। क्या बनी? सहायक संधि। एक नीति बनी सहायक संधि, सहायक संधि, या इसको बोलेंगे हम सब्सिडरी अलायंस। पहले आप 3 को बनाओ, फिर हम चौथी लिखेंगे। सापेक्ष पृथकतावाद, अलगाववाद, अहस्तक्षेप की नीति, तीनों एक ही नाम है। इंग्लिश में नाम है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। क्लियर बेटा? अब इन नीतियों को एक एक करके समझेंगे और लिखेंगे, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले शुरू से लेकर 1740 तक एक नीति के तहत काम करते हैं और उसका नाम है अलगाववाद या अहस्तक्षेप की नीति। फिर वो बदलते हैं और फिर बराबरी की नीति चलाते हैं, फिर बदलते हैं घेरे की नीति चलाते हैं, फिर बदलते हैं तो सहायक संधि लाते हैं। क्या लाते हैं बेटा? तो देखो आप कंटिन्यू रखना, हम बदलेंगे इसको। आप कंटिन्यू रखना वहीं से जहां लिख रहे हो। ये देखो, मारो मारो मारो, अरे बता देंगे बेटा, उससे समझाएंगे अलग से, इतना परेशान नहीं होना है। सापेक्ष पृथकतावाद, समानता, समानता कर्नाटक बेटा बता देंगे आपको, अलग से बताएंगे उसको। लिखा बेटा? लिखो। अब हो गए? बदल दें? देखो कितना धीमे लिखते हो तुम। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस बेटा, या पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति। इसका समय है बेटा 1798 से लेकर 1848 एडी तक इसका समय है। और बेटा लास्ट है राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब है राज्य हड़प की नीति या व्यपगत का सिद्धांत। इसका नाम है व्यपगत का सिद्धांत बच्चों। ठीक है बेटा? इसका समय है 1848 से लेकर 58 एडी तक। इसको बनाओ बेटा, ठीक है? अब एक एक करके इसको बनाओ। पांचों नीतियां, पहले तो हमने बता दी कि 5 नीतियां हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो पहली नीति है, जो इसमें से पहली नीति है वो है पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, सॉरी पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन या आइसोलेशन या नॉन इंटरफेरेंस, अलगाववाद, अहस्तक्षेप और सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। अब ये शब्द जो आया है सापेक्ष, सापेक्ष पृथकतावाद का मतलब है कि सापेक्ष का मतलब है कि हम भारत में रहते हुए भारतीय राज्यों से अलग थलग रहेंगे।
हम पृथक रहेंगे, अलग रहेंगे, हम उनकी नीतियों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत, हमारा मूल लक्ष्य, हमारा मूल उद्देश्य व्यापार है। और जब हमारा मूल उद्देश्य व्यापार है तो हम इससे अलग नहीं जाएंगे, हम इससे अलग नहीं जाएंगे। तो हम 1740 तक तो ब्रिटिश, और बच्चों एक कारण तो यह भी था कि उनका व्यापार था, दूसरा कारण यह भी था कि यदि वो लड़ने की स्थिति में होते तो शायद वो लड़ते भी। इस काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य भी तो बहुत शक्तिशाली थे, तो उनकी मजबूरी भी है पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। यस और नो? तो हेडिंग लगाओ पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। ये बेटा सारे के सारे आपको यहां भी मिल जाएंगे। देखो, सापेक्ष पृथकतावाद, समानता, घेरे की नीति, सहायक संधि, राज्य हड़पने। ठीक है, सबकी इंग्लिश भी हमने लिखवा दी। अब पहले हमें पढ़ना है सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति, और बच्चों इसका हमने लिखवाया आपको पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। रिलेटिव आइसोलेशन इसे लिखवाया। ठीक है, व्यापार पर केंद्रित इस, अच्छा बताओ 1740 से पहले पहले क्या ब्रिटिश भारत में व्यापार पर केंद्रित रहेंगे? तो फिर वो अपने आप ही अलग हो गए। दूसरा, उनका मुख्य लक्ष्य आर्थिक लाभ है। भारतीय राजाओं के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाएंगे और उनके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और राजनीतिक भागीदारी नहीं करेंगे, यानी राजनीतिक रूप से आपको अलग रखेंगे। बस यही सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। लिखो, 1740 से पहले, 1740 से पहले, हाँ बेटा इंग्लिश जरूरी है लिखना, लिख लो आप। पेपर में कई बार आप इंग्लिश से पहचान कर पकड़ते हो चीजों को, है ना? ऐसा कई बार होता है, यूपीएससी में तो कई बार हो जाता है। अब जैसे सापेक्ष पृथकतावाद है, अब उसको पता नहीं वो क्या गूगल अनुवाद कर दे उसका, है ना? बट वो लिखेगा तो रिलेटिव आइसोलेशन ही या नॉन इंटरफेरेंस, तो आप पकड़ जाओगे कि ये उस नीति की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो नहीं तो गूगल का जो ट्रांसलेशन है वो कई बार अर्थ का अनर्थ कर देता है ना? जैसे आपने तो सुना ही होगा बच्चों, उसने एक बार स्टील प्लांट को लोहे का पौधा लिख दिया था, उत्तरी ध्रुव को लिख दिया था उत्तरी खंबा। बताओ, तो मतलब ऐसे ऐसे उसके उदाहरण हैं कई सारे। लिखिए, व्यापार पर केंद्रित, तो क्या लिखा? पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1740 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार पर केंद्रित थे, केवल व्यापार पर केंद्रित थी, केवल व्यापार पर केंद्रित थी, केवल व्यापार पर केंद्रित थी, और इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था, और इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था, आर्थिक लाभ कमाना था, आर्थिक लाभ कमाना था। ठीक है, लिखिए, अतः 1740 से पहले, अतः 1740 से पहले इन्होंने या कंपनी ने, अतः 1740 से पहले कंपनी ने भारतीय राजाओं के साथ शांतिपूर्ण संबंधों पर जोर दिया, भारतीय राजाओं के साथ शांतिपूर्ण संबंधों पर जोर दिया, शांतिपूर्ण संबंधों पर जोर दिया, शांतिपूर्ण संबंधों पर जोर दिया, और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से, और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचे, और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से
बचे। अर्थात अर्थात वे भारतीय राजनीति से अर्थात वे भारतीय राजनीति से पृथक रहे। अर्थात वे भारतीय राजनीति से पृथक रहे, सेपरेट रहे, भारतीय राजनीति से पृथक रहे। 1740 में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ बच्चों। मुगल बादशाह कमजोर हो गया। जब मुगल बादशाह कमजोर हो गया और बंगाल में वे बराबरी करने लगे बच्चों। याद करो अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के काल में उन्होंने दुर्गीकरण शुरू कर दिया। तो अलीवर्दी खान ने रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। तब अलीवर्दी खान ने कहा था, क्या कहा था? तब अलीवर्दी खान ने कहा था कि यदि इन्हें छेड़ेंगे तो ये वे मधुमक्खियां हैं, यदि इन्हें छेड़ेंगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे। याद है? और यदि नहीं छेड़ेंगे तो शहद दे दे। और जैसे ही सिराजुद्दौला ने छेड़ा था वैसे ही प्लासी हो गया था। याद है? तो बच्चों ये समानता। अब ये कहने लगे कि भारतीय राज्य क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाई देखो भारतीय राज्य क्या क्या कर रहे हैं। तो भारतीय राज्य देखो क्या क्या करते थे। तो ने देखा इंडियन स्टेट्स तो युद्ध लड़ सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, संधि कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, व्यापारिक संबंध बना सकते हैं, व्यापारिक संबंध बना सकते हैं, अपने सिक्के ढाल सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं, सेना रख सकते हैं और दुर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम भी ये क्यों ना करें, हम भी ये सारे काम क्यों ना करें। बस यही समानता की नीति थी कि हम अपने आप को भारतीय राज्यों के समान लाएंगे। अब यही समानता की नीति है। लिखो 1740 के पश्चात समानता की नीति। और हेडिंग क्या होगा? हेडिंग लगाओ समानता की नीति। समानता की नीति इसमें लिखो बेटा। समानता की नीति में 1740 से पहले, 1740 के पश्चात ब्रिटिशों ने भारत में हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर समानता की नीति, समानता की नीति समानता की नीति लागू की। समानता की नीति लागू की। तो बेटा एक काम करो, तुम्हारा नाम क्या है? आराध्या सिंह। तुम एक काम करो बेटा, लिखना छोड़ दो बिल्कुल। ये कह रही है कि मेरी हिस्ट्री की कॉपी लिखते लिखते इतनी बड़ी हो गई है कि वह एक नई बुक बन गई। तो बेटा ये तुम्हें किसने कहा था तैयारी करने के लिए? और ये वही लोग हैं जो यदि नहीं लिखवाए तो भी चैन नहीं, छोड़ के लिखवा दे तो भी चैन नहीं। इसे कहते हैं एबनॉर्मल। अब इसने देखा नहीं कि इसे हिस्ट्री की एक बुक पढ़नी पड़ जाए तो इतने नोट्स 3 बार लिखोगे तब वो बुक होती है। जैसे एक बुक स्पेक्ट्रम है बेटा, 1000 पेज है उसमें,
और यदि कॉपी पर उन 1000 पेज को लिखोगे तो बनेंगे 3000 पेज, और यहाँ हम कम से कम 500 पेज में सारा इतिहास लिखवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़्यादा अच्छा है ये वो, लेकिन बुद्धिहीनों को नहीं समझाया जा सकता, है ना। लिखो बेटा। 1740 तक आते आते, अगला पॉइंट, 1740 तक आते आते 1740 तक आते आते ब्रिटिशों ने, या ब्रिटिश भारत में शक्तिशाली हो गए। 1740 तक आते आते ब्रिटिश भारत में शक्तिशाली हो गए और उन्होंने भारतीय राज्यों के साथ समान स्तर स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय राज्यों के साथ समान स्तर स्थापित करने का प्रयास किया, मतलब यानी समान, हम भी आपसे समान हैं। इस काल में उन्होंने दुर्गीकरण, युद्ध लड़ना, इस काल में उन्होंने दुर्गीकरण, युद्ध लड़ना, संधियां करना और सिक्के ढालना प्रारंभ कर दिया, हाँ बिल्कुल, सेना रखना, सिक्के ढालना प्रारंभ कर दिया। इसमें उन्होंने क्या किया बच्चों इस नीति के अंतर्गत? इस काल में उन्होंने दुर्गीकरण, युद्ध लड़ना, संधि करना और सिक्के डालना प्रारंभ कर दिया। भारतीय राज्य भी यही करते थे बेटा, तो ये समान हो गए ना। फिर लिखे, इसी काल में भारत में उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों जैसे डच और फ्रांसीसी को पराजित किया, किया कि नहीं बेटा? 1759 में बेदरा, 1760 में वोंडिवोस, 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर और इलाहाबाद की संधि याद है? तो बताओ, युद्ध कर रहे, संधि कर रहे, सिक्के चला रहे, दुर्गीकरण कर रहे, सब कर रहे, तो समान होंगे कि नहीं होंगे? तो लिखिए, प्लासी व बक्सर जैसे युद्ध भी इसी काल में लड़े गए। प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध भी इसी काल में लड़े गए, जिनके बाद ब्रिटिश भारत में भारतीय राज्यों के समकक्ष हो गए। ये लग रहा होगा बच्चों जैसे पढ़ा सा है कुछ, क्योंकि वही तो है, हम बस आपको समराइज कर रहे हैं कि देखो ये स्थिति बनी। अब बेटा एक पॉलिसी या रिंग फेंस, जैसे घेरे की नीति को दो बातों में समझो।
जैसे बेटा हम आपको बार बार बताते हैं इस नीति का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया, साउथ में। साउथ में बेटा ये तो क्या कौन है, मराठे है। ये कौन है, मराठे। ये क्या है, मैसूर। ये क्या है, ये क्या है, निजाम। ये क्या है, निजाम। ये क्या है, मराठे। अब बेटा उनको यदि यहां पर इंटरफेरेंस करना है दक्कन में, 1767 में उन्होंने दक्कन की तरफ देखना शुरू कर दिया, यस और नो। अब जब दक्कन की तरफ देखना शुरू किया तो बच्चों ने इन तीनों को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा यार यहां तो घेरे की नीति अपनाओ। घेरे की नीति का मतलब था दो को अपने साथ मिलाओ, इसको और इसको, और इसको हराओ। नहीं समझे बेटा। और उन्होंने इस घेरे की नीति का पालन किया, दो राज्यों को अपनी साइड मिलाया, तीसरे को हरा दिया। इसको कहा गया घेरे की नीति। लिखो। नहीं बेटा वो तो 1739 में हो गया, उसके बाद तो समानता लाए वो। समानता वाले में इसलिए बोले कि नादिर शाह का हमला होने के पश्चात मुगल कमजोर हो गए, तो उन्होंने सोचा समानता की नीति अब अपनाते हैं हम लोग। हाँ, तो 1740 में उन्होंने समानता अपनाई। लिखे बेटा, हेडिंग लगाइए, घेरे की नीति। घेरे की नीति। इस नीति का प्रारंभ ब्रिटिशों ने 1765 के पश्चात किया। इस नीति का प्रारंभ ब्रिटिशों ने 1765 के पश्चात किया। 1765 के पश्चात किया। 1765 के पश्चात किया। वास्तव में इस नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वास्तव में इस नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा को आप बताओ हमें कि सर प्री में नहीं, मेंस में भी आपने जो पढ़ाया था डिक्टो वही आ गया है कि नहीं। सर ने दिखाया। और सुनो, मात्र बच्चों 220 पेज लिखवाए होंगे मेंस में बस, और उसी में से सारे क्वेश्चंस थे। गांधी जी या फिर जो दूसरे राजा थे, चाहे संथाल हो या आर्ट एंड कल्चर हो, सब उसी में से आया था, एक भी बाहर नहीं, है ना, आपने देखा भी होगा। लिखो बेटा, इस नीति का प्रयोग विशेषकर, इस नीति का प्रयोग विशेषकर दक्कन में किया गया। इस नीति का प्रयोग विशेषकर दक्कन में किया गया, जहां मराठा निजाम और मैसूर, जहां मराठा निजाम और मैसूर शक्तिशाली थे, शक्तिशाली थे। ब्रिटिशों ने मराठा और निजाम को अपनी ओर मिलाकर, ब्रिटिशों ने मराठा और निजाम को अपनी ओर मिलाकर मैसूर राज्य को जीता, मैसूर राज्य को जीता। इस नीति के अंतर्गत इसे सुरक्षा प्रकोष्ठ भी कहा गया बच्चों, इसे सुरक्षा प्रकोष्ठ भी कहा गया, सुरक्षा प्रकोष्ठ भी कहा गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ का मतलब जैसे आप बच्चों लिखते थे, है ना, ये जो है ये आप, यानी कि ये सुरक्षा का घेरा बन रहा है एक तरीके से।
ब्रैकेट है ना बेटा ये, तो ब्रैकेट में यानी दो, एक को सुरक्षा प्रदान, दो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि देखो तुम्हें सुरक्षा देने के लिए उसका हारना जरूरी है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा गया इसे। और बेटा इस नीति का सबसे बड़ा, भारतीय प्रांतों की सुरक्षा का वायदा का कि हमने नीति क्यों चलाई, तुम्हारी सुरक्षा के लिए चलाई, जबकि जीत रहे थे खुद भारत को। लिखो, इस नीति को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी, इस नीति के अंतर्गत भारतीय प्रांतों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया था। भारतीय प्रांतों को सुरक्षा देने का, भारतीय प्रांतों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया था, और इस नीति को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहा गया, इसका उदाहरण मैसूर विजय बच्चों, ठीक है। हेडिंग लगाओ सहायक संधि। सहायक संधि भारत में ब्रिटिशों की सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। पहले एक बार तीनों का रिवीजन करो, बताओ हस्तक्षेप की नीति क्या है। ब्रिटिशों ने 1740 से पहले कहा कि हम केवल व्यापारिक पर ध्यान देंगे। हम केवल किस पर ध्यान देंगे? व्यापार पर ध्यान देंगे। हम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब बच्चों लॉर्ड वेलेजली, अब इसे भी सुन लो, लॉर्ड वेलेजली ने इसे लागू किया और ये घेरे की नीति का ही विस्तार थी, बस अब इसका रूप बड़ा कर दिया गया। ध्यान से सुनो कैसे। जैसे पहले तो इसे कहा गया कि कुछ राज्य अब ये करते थे कि जो राज्य सहायक संधि करेगा, इसका मतलब उसकी सुरक्षा की ठेकेदारी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व ब्रिटिशों का होगा। तो आप सहायक संधि करो, हमारे साथ सिग्नेचर करो, हम आपको सुरक्षा देंगे, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। जैसे अमेरिका कहता है, अमेरिका किसको कहता है? खाड़ी के देशों को, दक्षिण कोरिया को, जापान को, यही तो कहता है अमेरिका। दक्षिण कोरिया पर मिसाइल दाग देता है उत्तर कोरिया वाला भी वो पागल नहीं है, महापागल है। जैसे अमेरिका, उसे अमेरिका का कोई आदमी, कोई राष्ट्रपति वगैरह से मुलाकात होगी उनकी और वे आश्वासन देकर जाएंगे कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, उत्तर कोरिया तुरंत मारता है मिसाइल कि लो दो तुम सुरक्षा, और अमेरिका बस बाद में फिर यही कहता है कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, रहने दो अभी। तो अब आप कहोगे कि सर खाड़ी के देशों से अमेरिका को फिर क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। इसके बदले वो हफ्ता लेता है। हफ्ता समझते हो? यानी वसूली करता है। तेल लेगा वो भी कम दामों में, है ना, और कई सारे लाभ लेगा वो, और खाड़ी देशों में उसकी शक्ति और प्रभुसत्ता भी स्थापित हो जाएगी इस बहाने। ये भी तो बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी है बेटा? लागू किसने की? लॉर्ड वेलेजली। नेपोलियन बोनापार्ट को रोकने के लिए, अब इसको समझो, अब नेपोलियन बोनापार्ट बच्चों कहते हैं मिस्र पहुंच गया। नेपोलियन बोनापार्ट भी बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा बच्चों योद्धा था फ्रांस का, और ब्रिटेन उससे बहुत डरता था। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था फ्रांस में, शक्तिशाली तानाशाह के रूप में, शक्तिशाली डिक्टेटर के रूप में। और नेपोलियन बोनापार्ट ने न केवल यूरोप में हाहाकार मचाया, बल्कि वह यूरोप से भी बाहर की ओर देखने लगा जहां उपनिवेश थे। जैसे वह मिस्र पहुंच गया। ये बात है बच्चों 1798-99 की, जब मैसूर उसके साथ में क्या कर रहा था? जब मैसूर उसके साथ पत्र व्यवहार कर रहा था, याद है?
तो मैसूर पत्र व्यवहार कर रहा था, इसी दौर में वह पहुंच गया। तो जब मैसूर ने पत्र व्यवहार शुरू किया, तब याद करो टीपू से कहा था कि तुम सहायक संधि करो। टीपू ने कहा हम सहायक संधि नहीं करेंगे। सहायक संधि का एक प्रावधान मेरे प्यारे बच्चों ये था कि आप हमसे पूछे बिना किसी भी बाह्य व्यक्ति से या विदेशी से संबंध स्थापित या ग्रुपिंग नहीं कर सकते, या फिर कोई संधि नहीं कर सकते, कोई युद्ध नहीं कर सकते। तो ये सहायक संधि का कहना था। पहली बात तो ये, पहला तो फायदा ये कमाना चाहता था सहायक संधि के हिसाब से, पहला लाभ ये प्राप्त करना चाहता था कौन? ब्रिटिशर्स। दूसरा एक और लाभ था बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण स्थापित करना। सहायक संधि का मतलब था अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। राजा नहीं बनेंगे, इतने पागल नहीं है हम ब्रिटिश कहते हैं कि हम राजा बने, नहीं, हम राजा बनना नहीं चाहते, हम शासन करना चाहते हैं, लेकिन वो भी तुम्हारे माध्यम से। परंतु वास्तविक कंट्रोल किसके हाथ में होगा? हमारे हाथ में होगा, हमारे हाथ में होगा। कहते हैं जिस भारतीय राज्य के साथ बच्चों सहायक संधि होती थी, उसे कई मुद्दों पर ब्रिटिशों के साथ साइन करना होता था। जैसे बच्चे, पहला उसे पॉइंट ये बताना पड़ता था कि हम आपसे पूछे बिना किसी के साथ युद्ध और संधि नहीं करेंगे। दूसरा, उन्हें यह बताना पड़ता था कि किसी यूरोपीय कर्मचारी को अपने यहां नौकरी नहीं देंगे। तीसरा, व्यापारिक संबंध भी नहीं बनाएंगे किसी के साथ। चौथा, आपकी सेना, ब्रिटिश सेना अपने दरबार में या अपने यहां पर रखेंगे और उसका खर्च भी हम देंगे, अपने खर्च पर। और बच्चों पांचवा, हम पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और हम पर निगरानी रखने के लिए तुम हमारे दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त कर दो, जो सारी खबर तुम्हें पहुंचाता रहे समय समय पर। तो बच्चों इससे, और बदले में भारतीय राज्यों ने कहा बदले में तुम हमें क्या दोगे? तो ब्रिटिशों ने कहा सुरक्षा। क्या देंगे? सुरक्षा देंगे आपको बदले में, आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, ये सुरक्षा देंगे हम तुम्हें। बस ये अंतर है। अब जैसे ही साइन हुआ बच्चों, जैसे ही सिग्नेचर हुआ, वैसे राज्य पूर्ण रूप से अधीन आ जाता था। पहला साइन हैदराबाद के निजाम ने किया, फिर उसके बाद तो लाइन लग गई, और धीरे धीरे अवध ने, मराठों ने, मैसूर ने, तंजौर ने, सब ने इस पर हस्ताक्षर, त्रावणकोर के राजा ने, सब ने हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते लगभग पूरा भारत सहायक संधि के अधीन आ गया। और ब्रिटिश देखो बेटा कितने तेज है कि वे समय समय पर नीतियां बदल रहे हैं। यस और नो? जब उन्हें लगता है अब ये पुराने वाली नीति काम नहीं करेंगी, तो वे नीति बदल देते हैं, वे नीति बदल देते हैं। समझा दिया, इसे लिखवाएंगे कल, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और ऑनलाइन वाले बच्चों का भी।